नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है, अपने ही जाल में फंस जाता है और आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा चंदा प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसले में जैसे ही गैर कानूनी बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, पूरे बीजेपी में खलबली मच गई। आप कह सकते हैं कि पूरी पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया हो। मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वो खामोश रही, उनका ट्विटर इस मुद्दे पर चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला इस देश की वित्त मंत्री ने इतने बड़े स्कैंडल पर। अमित शाह खामोश रहे, राजनाथ खामोश रहे, पूरी पार्टी चुप्पी साध ली। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की, या यूं कह लीजिए कि ये जो 16,500 करोड़, एग्जैक्टली कहूं तो 16,518 करोड़ रुपए, उसका ये जो चुनावी चंदे का खेल है, यानी जो चंदा कांड है, ये जिसमें सरकार उलझ गई है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चंदा कांड है ये एक्चुअली एक स्कैम है, ये करप्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कॉरपोरेट और सरकार के बीच का गठजोड़ है। ये जो चंदा कांड है, जो गलत है, असंवैधानिक, करप्शन की जिससे एक बू आती है, इस चंदे कांड का, देश के सबसे बड़े चंदे कांड का मास्टर माइंड कौन है? हु इज द मास्टर माइंड? इसका मास्टर माइंड कौन है इस चंदे कांड का? अब आज बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोशिशें हुई गोदी मीडिया में खबरें प्लांट कराने की कि साहब ये जो चंदा कांड है ये दरअसल उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, मरहूम अरुण जेटली, ये प्लानिंग इनकी थी। अरुण जेटली ने इसको प्लान किया, एक तिगड़म के साथ मोदी जी को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा एक योजना बनाया, प्रोजेक्ट तैयार किया और मोदी जी को कन्विंस किया और 2018 में बजट में फाइनेंस बिल के तहत ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आए और मोदी जी जो उस वक्त नए थे उनको अरुण जेटली ने कन्विंस कर दिया। यानी सारा जो खेल था, सारा जो प्लानिंग थी, जो मास्टरमाइंड थे, ऐसा आज भाजपा के नेताओं का कहना है जो गुजरात लॉबी के करीब हैं कि अरुण जेटली का खेल था। मोदी बेचारे तो बेकसूर थे, वो तो गुजरात से आए थे देश की सेवा करने के लिए, वो तो प्रधान सेवक थे। खेल तो जेटली ने खेला और जेटली मोदी को फंसा के चले गए। अब सच्चाई तो ये है कि अरुण जेटली, भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अरुण जेटली की कोई हैसियत ही नहीं थी। भले ही वो वित्त मंत्री थे, वो भले ही मोदी जी के दोस्त थे, उनकी हैसियत नहीं थी इस सरकार में। एक फाइल भी वो बिना मोदी से पूछे दस्तखत नहीं करते थे। और जहां तक नोटबंदी का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, जेटली वित्त मंत्री थे, उनको उस शाम तक पता नहीं था कि नोटबंदी होने जा रही। हकीकत ये, तो क्या जेटली इस पोजीशन में थे कि वो एक अपने दिमाग से, एक अपनी प्लानिंग से इतनी बड़ी स्कीम ले आए और मोदी को कन्विंस कर दें और मोदी जेटली की स्कीम को बिना परखे उस पर दस्तखत करके कैबिनेट में प्रस्ताव लाएं और लागू कर दें, वो बजट बन जाए? कैसा हो सकता है? या फिर हकीकत यह है कि कॉरपोरेट से पैसा लेना और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने लेना, चुपचाप पिछली खिड़की से चंदा लेना, ये सारा खेल कॉरपोरेट से पैसा लेने का, मोटा पैसा, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में ये पैसे लेने का खेल, इसके पीछे गुजरात लॉबी ही मास्टरमाइंड थी। क्या थी हकीकत, क्या थी सच्चाई, क्या थी? और एक बड़ी सच्चाई इस पूरे खेल में, आज एक्सपर्ट के साथ इस सवाल का जवाब दोस्तों मैं आपको जरूर दूंगा। हु वाज द मास्टरमाइंड? सारी प्लानिंग किसकी थी? अब दोस्तों, अरुण जेटली क्या मोदी जी को फंसा गए या फिर ये खेल किसी और का था? अब अरुण जेटली तो इस दुनिया में नहीं है और ना ही उनका कोई पक्ष रखने वाला आज है। बीजेपी में पक्ष रखेगा कौन जब सारा का सारा ठीकरा ही जेटली पे फोड़ा जा रहा है कि साहब वो फंसा गए थे, उन्हीं का प्लान था, उन्हीं का ये तिगड़मी दिमाग था। मोदी जी तो बेचारे बेकसूर हैं, वो तो प्रधान सेवक हैं, वो तो सेवा करने आए, मेवा तो अरुण जेटली ने खाया। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि
इसके तथ्यों में मैं जाऊंगा, इसकी सच्चाई आपके सामने आज मैं रखूंगा। हु वॉज एट फॉल्ट, हु वॉज द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड कौन था, प्लानिंग किसकी थी, खेल किसका था कि कॉरपोरेट से हमें इस तरह से पैसा लेना है और उस पैसे को पूरी तरह से ढक देना है, उसको सीक्रेट कर देना है, नंबर 2 को नंबर 1 कर देना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन जरा आंकड़े देख लेते हैं। अब सारे आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने भी उपलब्ध आंकड़े हैं, बीजेपी को इस मोटी रकम में 6,566 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेस को 1,123 करोड़ मिले। और भी रीजनल पार्टीज़ को पैसे मिले, लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी को ही कंपेयर कर रहा हूँ, 2 नेशनल पार्टीज़ को। आपको अंदाज़ा लग सकता है कि बंदर बाट में मोटा पैसा, मोटा हिस्सा किसकी जेब में गया, प्लानिंग किसकी थी, फ़ायदा किसको पहुंचा, ये आप इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। सवाल इस बात का है कि मार्च 13, आने वाली मार्च 13, 1 महीने से कम का वक्त है और मार्च 13 को ये सारे आंकड़े स्टेट बैंक से लेकर इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट में डालने, यानी मार्च 13 को हमें, आपको, इस पूरे मुल्क को, देश को पता लग जाएगा किसका पैसा था, कितना पैसा था, किसकी जेब में गया, और बाद में ये भी हिसाब होगा कि उसके बदले उसको मिला क्या मिला उसको उसके बदले में। तो मार्च 13 को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होगा, आप देख सकते हैं। यहां पर भी सवाल है, सवाल ये है कि क्या जो आंकड़े रखे जाएंगे, कंपनियों के नाम सामने आएंगे, क्या उसमें कुछ विदेशी कंपनियां होंगी, क्या विदेशी कंपनियों से भी पैसा बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में गया है, फॉरेन अकाउंट से पैसा आया, विदेश से पैसा आया है और फिर यहां हिंदुस्तान की कंपनी के थ्रू वो पैसा गया है? क्या इस तरह का ट्रांजैक्शंस हैं? क्या चाइनीज कंपनी, चीन की कंपनी, जी हां, मोदी जी ने कई लोगों पर आरोप लगाए कि चीन के दलाल हैं, कई पत्रकारों तक को जो है उन्होंने जेल भेज दिया है, कई नेताओं पर भी आरोप लगाए। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी जी की पार्टी ने चाइनीज कंपनियों से चुनावी चंदा लिया है, कि चाइना से पैसा आया है बीजेपी में? ये भी मार्च 13 को क्लियर होगा। और सबसे बड़ी चीज, जो पैसा लिया गया है कॉरपोरेट कंपनियों से, चाहे वो चाइना की हो, अमेरिका की हो ना हो, वी डोंट नो, 13 मार्च को पता लगेगा। अगर पैसा लिया है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, अगर ये हजारों करोड़ रुपए लिए हैं, तो क्या उस कंपनी को चंदे के बदले काम भी दिया है, चंदे के बदले ठेका भी दिया है? और क्या यह योजना चंदे के बदले ठेका थी? इससे भी पर्दा हटने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी में खलबली है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि देश का सबसे बड़ा चुनावी चंदे का ये स्कैम है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया, गलत बताया, और ये भी कहा, ये भी शक जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं ना कहीं इसमें काम के बदले जैसे अनाज देने की योजना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये योजना चंदे के बदले ठेका देने की, इस पर भी जांच होगी आगे। लेकिन मैं बुनियादी सवाल पर आता हूँ, असली सवाल पे आता हूँ, द बिग क्वेश्चन, कि क्या इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड अरुण जेटली थे या फिर मास्टरमाइंड कोई और था? ऐसा शख्स था जो इसका सारा लाभ खुद ले गया उठा के। कौन था मास्टरमाइंड? इस पर भी आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। 2 एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रविकांत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आज संदीप मनुधे शिक्षाविद होंगे। संदीप साहब जो हैं वो अर्थ पे और राजनीति पे दोनों पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टडी वो पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। वाकई आपको एक नया एक तस्वीर देखने को, एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। कई सवालों के जवाब और भी होंगे कि चंदा किसका था, कहाँ कहाँ ब्रीच हुआ, और क्या पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड जिसमें खूब सारा चंदा आया, हज़ारों करोड़ का, क्या अब उसको भी खोल के सामने मुल्क के रखा जाएगा? क्या हमारे और आपके सामने जो इस देश के नागरिक हैं, हमें पता लगेगा कि प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ से चंदा लिया? वो भी पता लगेगा अगर बॉन्ड हमें पता लगना जा रहा है। बहुत से सवाल हैं, आखिर तक देखिएगा, सारे सवाल पता लगेंगे और आपको ये भी पता लगेगा हु इज़ द मास्टरमाइंड। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या मोदी जी अल्टीमेटली, आखिरकार, अपने, जब उनका सत्र खत्म हो चुका है, जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आखिरी पड़ाव में, आखिरी मोड़ में, कहीं ना कहीं भैंस पानी में जाती हुई दिख रही, कहीं ना कहीं मोदी, डॉक्टर साहब, आपको भारी मुसीबत में गिरते दिख रहे हैं मोदी?
हाँ, निश्चित रूप से, और वो भी बिल्कुल चुनाव के अ, अंतिम पड़ाव पर, जब पूरा देश खड़ा हुआ है, ऐसे में जब नरेंद्र मोदी अपनी पूरी इमेज को फिर से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर के ज़रिए, कॉर्पोरेट मीडिया के ज़रिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि जिसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जो मोदी जी ये कहते थे कि मैं काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जो ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और दीपक जी, जी जब ये आंकड़े जारी होंगे कि किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, किस पार्टी को दिया है और कहां कहां से मिला है, तो उसके बाद जो एक्सपोज होंगे नरेंद्र मोदी, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद जिस जनता की आंखों में वो धूल झोंकते रहे, वो जनता उस चीज को समझ लेगी कि आखिरकार 10 साल में मोदी जी ने अपने आप को महामानव कैसे बनाया था, और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कि जिन चोरों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, यहां तो सारे चोर अपने साथ इकट्ठे कर लिए। और इसीलिए जो कहानी है ना अली बाबा 40 चोर वाली, जी अब ऐसे लगता है कि मोदी जी अली बाबा है, वो सारे 40 चोर उनके साथ। अब पूरी फेहरिस्त उठा करके देख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल से लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा होते हुए अजीत पवार तक, 14,000 जी करोड़ का घोटाला। अजीत दादा चक्की पीसिंग, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और फिर अजीत पवार वहीं आते हैं, डिप्टी सीएम हो जाते हैं। तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, वो चल नहीं पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर दिया। जी तो जी जो जी भी बनाया था मोदी जी ने, एक झटके में सबका सब समाप्त होने जा रहा है। वो भी बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं मोदी जी। तो ऐसे लगता है जी ना जैसे गई भैंस पानी में, जिसको कहा जाता है ना, तो अब तो मोदी जी की गई भैंस पानी में, दीपक जी। नहीं नहीं, वो सही बात है कि पायदान पे चढ़ रहे थे, आखिरी पायदान थी, किसी ने दरी खींच ली हो या सीढ़ी नीचे खींच ली हुई, कुछ इस तरह का इफेक्ट है। और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आज पूरी तरह से खामोश है। वो जो लाखों की ट्रोल सेना है, वो जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मोदी जी के मीडिया पे, सोशल मीडिया, सब खामोश है। एक भी बयान निर्मला सीतारमन का नहीं है, एक भी बयान अमित शाह का नहीं है, कोई बोल नहीं रहा। रविशंकर ने डरते डरते कहा कि पार्टी इस पर बोलेगी, मैं इंडिविजुअली बोल सकता हूं। तो रविशंकर भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं देख रहा हूं टीवी चैनल पे कहीं डिबेट नहीं हो रहा है, और अगर कहीं डिबेट हो भी रहा है, खुदा ना खास्ता, तो वहां बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठा। बीजेपी के पास शब्द नहीं है इस वक्त। बहरहाल संदीप जी, जी एक नरेशन ये बनाया जा रहा है, कहानी गढ़ी जा रही है कि साहब मोदी जी तो सच्चे आदमी हैं, अमित शाह उनके सच्चे भक्त हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी जोड़ी है ये सारा खेल तो शकुनी मामा ने कर दिया। इन विचारों से कोई लेना देना नहीं था, ये तो गुजराती थे, ये तो एक बहुत ही पाक साफ दामन लेके दिल्ली पहुंचे थे। अरुण जेटली ने फंसवा दिया, अरुण जेटली का ये सारा खेल था। अरुण जेटली ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके वो आ गए, वो उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया, और अरुण जेटली उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अरुण जेटली ने ही बजट में इसकी घोषणा कर दी। तो ये कह रहे हैं कि साहब अरुण जेटली, जो मरहूम अरुण जेटली, उन्होंने मोदी और शाह को फंसवा दिया। ये बीजेपी के अंदर खाने जो गुजरात लॉबी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जेटली साहब ने फंसवा दिया। कैसे देखते हैं संदीप जी, क्या वाकई जेटली साहब ने फंसवा दी? अरुण जेटली साहब की अगर इतनी ताकत होती कि वो प्रधानमंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बाद के गृह मंत्री को बिना बताए ऐसी योजना ले आते, तो मैं उनको पोस्ट्यूमस सैल्यूट करता हूं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की कार्यशैली को देखकर, पीएमओ की ताकत को देखकर सब लोग ये समझ चुके हैं कि सारे निर्णय वहां से होते हैं, और लगभग सभी मंत्रालय एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरह काम करते हैं। बजट बनाया अरुण जेटली जी, अब जेटली का रोल क्या था फिर? जी जी जी, मैं आ रहा हूं। बजट बनाया अरुण जेटली जी ने, उसको अप्रूवल मिला मोदी जी का। ये पूरा का पूरा जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक मनी बिल के रूप में पार्लियामेंट से पारित कराने का विचार था अरुण जेटली जी का, उसको पूरी अप्रूवल मिली मोदी जी से।
ये पूरी स्कीम ऐसी आएगी और इससे हम पूरी फंडिंग लेंगे, ये विचार को प्रतिपादित करने का, क्रियान्वित करने का सारा जिम्मा टेक्निकल रूप से एक बहुत ही काबिल वकील साहब ने लिया, अरुण जेटली जी ने। लेकिन उनको वरदहस्त प्राप्त था प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। आरबीआई की तमाम ऑब्जेक्शंस के बावजूद, लॉ मिनिस्ट्री के तमाम ऑब्जेक्शन के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम का ढांचा और उसको मनी बिल के रूप में प्रस्तुत करने का विचार अंततः एग्जीक्यूट किया गया। यह कहना कि यह पूरी जिम्मेदारी अरुण जेटली साहब की है, तो जिन्हें सच्चाई नहीं पता है, जो सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन देखते हैं, वो तो इस तर्क को मान लेंगे। लेकिन जिन्हें इसकी वर्किंग का अंदाजा है, जो पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, उन्हें यह भी पता है कि इसके पीछे ब्रेन किसका लगा हुआ था। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स के इतने बड़े गेम में जहां आप पूरी फंडिंग पर काला पर्दा डाल रहे हैं, जिस पर्दे पे आप लिख रहे हैं पारदर्शिता का पर्दा, और वो है 1 इंच मोटा काला पर्दा, और नाम है पारदर्शिता का पर्दा, ये अरुण जेटली के बस की बात नहीं थी। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि इसके लिए 100% स्वर्गीय जेटली जी अकेले जिम्मेदार हैं। ये संभव ही नहीं है। ये एक पूरा मिला जुला प्रयास था। विचार कहीं और से आया, एग्जीक्यूट किसी और ने किया, उसके फल 7 सालों तक कोई और उठाता रहा, और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस ब्लफ को कॉल कर दिया और ये कहा कि ये तो पूरा पूरा हनन है, हर परिपाटी का हनन है, हर अधिकार का हनन है, संविधान का हनन है, आरटीआई का हनन है, इनकम टैक्स, और जितने आपने परिवर्तन किए हैं सारे रिवर्स कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का यूनानिमस निर्णय। प्रोफेसर रविकांत जी से पूछ लूं, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है कि भाई जेटली साहब का ब्रेन चाइल्ड था या मोदी का खेल था, ये गुजरात लॉबी ने खेल किया या जेटली ने? क्योंकि भाजपा के लोग तो अब कह रहे हैं कि साहब वो जेटली साहब फंसा गए थे, गलती तो थी नहीं। तो रविकांत साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे नोटबंदी है या जीएसटी है या और बहुत सी चीजें हैं, लॉकडाउन है या फिर यही इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, क्या ये सारा खेल मोदी जी और उनकी टीम करती हैं और मंत्री का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करो भाई? निश्चित रूप से अरुण जेटली हो या निर्मला सीतारमण हो, इनकी कितनी हैसियत है मोदी जी के सामने ये सब जानते हैं। ऑब्वियस है कि बिना मोदी जी के इशारे के कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, एग्जीक्यूट करने वाले अरुण जेटली हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और पहले ले चलता हूं। वही नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने दिल्ली की ओर मन बनाया तो वो समझ चुके थे कि बिना कारपोरेट के वो दिल्ली की सत्ता पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए 2007 में वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर वो तमाम कारपोरेट्स जुटाए गए और वहां से उनकी जो यात्रा शुरू होती है वो 2012, 13, 14 में जब वो अडानी के पर्सनल हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचते हैं। किसी भी शर्म हया को उन्होंने छोड़ दिया था। और तब अरुण जेटली तो नहीं थे, उन्होंने तो नहीं कहा था कि साहब आप अंबानी के जहाज से, अडानी के जहाज से आप पहुंचे। और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने पूरे कारपोरेट मीडिया पर कब्जा किया और उसे अपना गुलाम बनाया, वो तो अरुण जेटली ने नहीं कहा था। तो चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ये सारे फैसले नरेंद्र मोदी के खुद अपने हैं। और इसीलिए आप अरुण जेटली पर जिम्मेदारी डाल करके आप उसको भूल नहीं सकते या उससे अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। और अभी तो दीपक जी ये शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि आपको वो कंपनियों के नाम जारी करते हैं। कितना कितना चंदा मिला ये तो पता है, लेकिन किसने दिया है और फिर उसके बदले में सरकार ने क्या किया है। ये वो एक योजना चलती थी ना, काम के बदले अनाज। यही तो आरोप विपक्ष लगाता रहा था बराबर कि भाई ये जो आपको मिल रहा है चंदा, इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, आपका क्या कमिटमेंट है। तो अभी तो जब निकल करके आएगा कि साहब कितने आपने सड़कों के, एक्सप्रेस वे के ठेके दिए हैं जिन कंपनियों को, अगर उन्हीं कंपनियों ने पैसा दिया है आपको तो देश की आंखों में फिर आप धूल नहीं झोंक पाएंगे। और दीपक जी एक और बात जी, अभी तो चाइनीज कंपनियों की भी बात हो रही है कि तमाम चाइनीज कंपनियों का भी पैसा मिला है। और अगर उनका खुलासा हो गया तो मोदी जी कहां जाएंगे फिर अपने आप को बचाने।
बहुत झूला झुलाया मोदी जी ने। तो कौन एजेंट होगा चाइना का, ये भी तो पूछा जाएगा विपक्ष को के जरिए, और फिर जनता भी जानेगी। आप तो आज डरा ही देंगे। लेकिन एक चीज मुझे याद आ रही है, जो आपने कहा काम के बदले अनाज, यानी जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई आप हमें खून दें, हम आपको आजादी देंगे। क्या संदीप जी आपको लगता है ये उसी तर्ज पे है? नया नारा है कि तुम हमें चंदा दो, तुम हमें बॉन्ड दो, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें एयरपोर्ट देंगे, हम तुम्हें 5-5 हजार सड़क के ठेके देंगे, रेल के ठेके देंगे। क्या आपको लगता है जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर चाइनीज कंपनीज आती, क्योंकि 13 तारीख को तो देश के सामने सारा हिसाब किताब रखना है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कमीशन को, अगर चाइनीज कंपनी, अगर सो कॉल्ड चाइनीज कंपनी जो युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद, तमाम शोडाउन के बावजूद चाइना के साथ आज भी सक्रिय हैं जी, अगर ये कंपनियों का नाम आता है तो इसका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं? मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को आप फिर कैसे देखेंगे अगर वाकई चाइनीज कंपनी चंदा दे रही है बीजेपी को? बहुत नकारात्मक, बहुत खतरनाक और बहुत ही विस्फोटक प्रभाव होने वाला है। इसमें किसी को कोई मन में संशय नहीं रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ चाइना की कंपनियां नहीं होंगी, दुनिया के अनेक देशों की कंपनियां अब आपको एक एक करके पता चलने वाली है। हालांकि चाइना के साथ का मामला बहुत विस्फोटक इसलिए है क्योंकि चाइना ने हमारे साथ एक तरह का मिनी युद्ध छेड़ रखा है अप्रैल मई 2020 से, जिसके बाद पूरे भारत में भाई चाइना का बॉयकॉट करो, हमने ये 150 ऐप बैन कर दिए, टिकटॉक बंद कर दिया। तो लोगों के साथ भावनात्मक मुद्दा बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। तो जब चाइना की कंपनियों के नाम आएंगे कि बीजेपी को इतने करोड़ दिए, कांग्रेस को इतने करोड़ दिए, बीएसपी को इतना दिया, टीएमसी को वगैरह वगैरह वगैरह, तो लोग कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर तो होंगे कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ बैनिंग की बात हो रही है, दूसरी तरफ चंदे लिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ आपका व्यापार घाटा साल का $100 अरब का चल रहा है, जबकि वहां आपकी एक मिनी युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट बना हुआ है, आपके फॉरवर्ड पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपके हाथों से खोते जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें गहराई में ले जाना चाहूंगा। बात सिर्फ चाइना की नहीं है, ये खेल इतना खतरनाक है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली 30 सेकंड में समझ लेते हैं जी। पहले के कानून में अगर कोई कंपनी आपको चंदा देना चाहती थी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भारत की, तो उसके लिए कानून ये था कि आपका 3 साल का अस्तित्व होना आवश्यक था और आप अपने औसत नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकते थे। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम 2 जनवरी 2018 को अधिनियमित हुई, अधिसूचित हुई, नोटिफाई हुई, तो इसमें कानून ये बना दिया गया कि अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए मैं चाइना की, अमेरिका की या रोमानिया, बुल्गारिया, इंग्लैंड की कोई कंपनी हूं, मैं भारत में आती हूं, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करती हूं, अगले दिन एसबीआई में अकाउंट खोलूंगी, केवाईसी करूंगी और उसके अगले दिन 500 करोड़ का चंदा सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी को दे सकती हूँ, मेरे 3 साल की रिक्वायरमेंट खत्म। तो कोई भी विदेशी कंपनी बना ले, सब्सिडरी बना ले, कुछ भी बना ले, उसमें बाहर से पैसा डाले और अगले दिन चंदे में दे दे, आपके सारे चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म। अब ये बात कानून बनाने वालों को पता थी, तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स में से बात लीक नहीं हो जाए इसलिए आईटी एक्ट को अमेंड कर दिया। आरटीआई नहीं लीक हो जाए इसलिए उन्होंने आरटीआई से इसको बाहर कर दिया। कंपनी लॉ में कोई इसको पकड़ नहीं ले तो कंपनी लॉ में भी संशोधन कर दिए। मतलब वो हर जगह जहां आप पकड़े जा सकते थे वो सब आपने संशोधित कर दिए, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लेकर आए कि एक भी लूपहोल नहीं बचे। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये सारे संशोधन इप्सो फैक्टो नल एंड वॉइड, ये सारे खारिज किए जा रहे हैं, ये सब अब पुरानी सूची पर आ जाओ, पुराने संदीप सर समझ गया, आपकी समझ गया। मैं दोस्तों को एक बार फिर बता दूं आप क्या कह रहे हैं, मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। आपने ये कहा कि भैया कहीं इनकम टैक्स ना पकड़ ले, आरटीआई से जानकारी ना निकल आए, कहीं कंपनी लॉ से जानकारी ना निकल आए, तो जो आदमी मोदी जी को चंदा दे रहा है या पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है, जेब गरम कर रहा है, उसका डेटा, उसकी जानकारी ना इनकम टैक्स के पास, ना आरटीआई के जरिए, ना कंपनी लॉ के जरिए, ना किसी कानून के जरिए, सब कुछ ढक दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब कुल मिला के इतनी एहतियात ड्रग के डीलर नहीं रखते, जो ड्रग डीलर होते हैं वो भी नहीं रखते हैं। इसलिए मैं एक दूसरे उस पे आ रहा हूं, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि कहीं ना कहीं मोदी जी को जो लोग कहते थे कि भाई पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि है ना, विष्णु के अवतार हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु के अवतार,
इनको चंपत राय जी ने कहा था, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, ट्रस्ट के वो जनरल सेक्रेटरी थे, कि विष्णु के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ईमानदार हैं, चिमटे से भी एक चवन्नी नहीं छूते, छूते नहीं, दूर रहते हैं, है ना। नारियल का पानी पीते हैं, 9 दिन काट देते हैं, महाव्रत रखते हैं, और एक तरह से हरीश चंद्र का भी एक अवतार है, द क्लीनेस्ट मैन इन इंडिया सिंस 1947, है ना। गांधी को टक्कर दे सकता है, नेहरू तो है नहीं। आपको लगता है वो जो एक ईमानदार छवि गढ़ी गई थी रोल सिन्हा से, क्या आपको लगता है उसका बैंड बज गया है, बाजा बज गया क्या ईमानदारी का? चंद्रचूड़ ने बाजा बजा दिया है? नहीं, निश्चित रूप से। और ये छवि गढ़ी किसने? खुद वही कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए छवि गढ़ी गई। रात दिन वहां वो जो बैंड बज रहा था मोदी जी की धुन पर, और लोग डांस कर रहे थे, जो जो छवियां उनको दी जा रही थी, आज क्या हुआ? चंद्रचूड़ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और अभी हम लोग चाइनीज कंपनी की बात कर रहे थे, मुझे याद आया मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति जब बनी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 2,989 करोड़ रुपए की लागत से, कहां से बन के आई थी? चाइना से। आप चाइना के विरोध में केवल क्या करते हैं? झालर का बहिष्कार कर देंगे या एक आध ऐप का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन सारी जो दोस्ती चल रही है वो क्यों चल रही है, ये तो पूछा जाएगा। जो व्यापार घाटा है भारत का लगातार बढ़ रहा है चाइना के साथ, ये क्यों, ये तो लोग पूछेंगे ना। और गलवान घाटी में क्या हो रहा है, कहां कहां समझौता करे और क्यों कर रहे हैं? तो जो मोदी जी की छवि बनी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और विपक्ष को वो बराबर कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और जब ये सब चीजें खुलेंगी, और वैसे भी जो लोग उनके साथ आकर के जुड़े हैं, तो मोदी जी गंगा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। अजीत पवार डुबकी लगाए तो वो क्लीन निकले, प्रफुल्ल पटेल डुबकी लगा ले वो क्लीन निकले। अरे साहब, मोदी जी क्या हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है राम तेरी गंगा मैली हो गई? दीपक जी, जी जी इन जी। पापियों के पाप धोते धोते मोदी जी वो जिसमें डुबकी लगा रहे हैं वो सारा कुछ काला है। ये भी तो अब सामने आएगा। तो जिसको मुहावरे में कहते हैं कि नाई के बाल अब सामने आएंगे, खुलने भर की देर है ना। कहां से लिया, कितना लिया, क्या दिया, ये गिव एंड टेक वाला जो फॉर्मूला है। और मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं कि वो व्यापारी हैं। तो जो जो व्यापारी सोच के व्यक्ति हैं, उनके व्यापार में घाटा और लाभ क्या कहां हुआ है और क्या छवि बनाई गई है, मुझे लगता है कि जो उसके पीछे जो स्याह छवि है वो अब सामने आएगी। और लोग कहीं ऐसा ना कहने लगे, जो मैंने कहा था ना कि अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी भारत में पिछले 1 दशक से चल रही है, वो एक्सपोज होने वाली है। एक्सपोज होने वाली। यही सवाल संदीप जी मैं आपसे पूछूंगा, बहुत कम समय है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि पीएम केयर फंड, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट फंड नहीं है, निजी फंड नहीं, सबने पैसा दिया, आपने भी दिया होगा, बहुत से हमारे दोस्त देख रहे हैं उन्होंने भी पैसा दिया होगा कि देश के गरीबों को पैसा बटे। प्राइम मिनिस्टर ने जब एक देश के नाम पर एक फंड बनाया, केयर के नाम पे फंड बनाया, क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं उसके वो दस्तावेज सामने रखते हैं? बही खाते सामने रख दे। मोदी जी तो अपनी तनख्वाह भी नहीं छूते। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, ये सरकार एक अपारदर्शी सरकार है जो केवल अधिकार अपने संग्रहण में यकीन करती है, बांटने में यकीन नहीं करती। पीएम केयर फंड, मैंने उसमें कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने अलग ढंग से कोविड के पीड़ितों की बहुत मदद की, पर पहले ही दिन से मैंने पीएम केयर का जो पूरा ढांचा देखा और समझा और उनके ट्रस्टीज के नाम देखे और सरकार की अप्रोच देखी, तो मैं समझ गया कि इसमें तो कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फाइनली वो सारे के सारे एप्रीहेंशन एकदम सच साबित हुए हैं। जिस तरह से भारत सरकार के वेबसाइट डोमेन का नाम यूज करके प्राइवेट तरीके से उस चीज को चलाने की कोशिशें की गई है, वो तो बहुत ही निंदा के काबिल बात है, कड़ी निंदा की जानी चाहिए, जैसा कहते हैं। इतना समझ लीजिए दीपक जी, हम कई बार निराशावादी हो तो जाते हैं। 10 में से 9 हिंदुस्तानी देख रहा है, समझ रहा है क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र इसी तरह जिंदा है और जिंदा रहेगा। और कहीं ना कहीं किसी का जमीर जाग जाता है और फिर एक रोशनी हमको दिखती है। आप दोनों लोग आए और एक चीज आपने कही कि भाई अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है
और राइट टू इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज किया। हो सकता है अगले दिन यही नजीर पीएम केयर फंड पर भी लागू हो, और हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दिन ब दिन नजदीक आ रहा है, मोदी जी के लिए अचानक पता नहीं कहां से मुसीबतें बढ़ रही हैं। कहीं पर किसान जो है वो आंदोलित हैं, कहीं पर बेरोजगार बच्चे आंदोलित हैं, कहीं पर महंगाई के मुद्दे हो रहे हैं, और कहीं ये गाज गिर गई बिजली की तरह आप कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, जिसने नीति और नियत दोनों का एक्सपोज कर दिया। आप दोनों लोग आए और खुलकर बातचीत हुई। आज के दौर में ऐसी बातचीत सुनना बड़ा मुश्किल है। आप जैसे लोग, मुझे लगता है कि अगर कहीं चंद्रचूड़ कोई बैठा है तो कैमरे के सामने कोई रविकांत और संदीप मनुधने भी बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया फिर से अदा करूंगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।